है, ये सर्वोत्कृष्ट है। इसीलिए इसको सबसे बड़ा परिवार भी माना जाता है और ये एक मुख्य परिवार के रूप में भी माना जाता है। ये नाम से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि भारतीय भाषा परिवार बोल रहे हैं, मतलब भारत और यूरोप, इन दोनों स्थानों के या भारत में जितनी सारी भाषाएं व्यवहार होती है, लगभग उन भाषाओं के साथ जो साम्य भाव रखने वाली भाषा है, हमारा यूरोप के भाषाएं हैं, उन भाषाओं को मिलाता हुआ, उन एरिया को कवर करता हुआ भाषा परिवार होने के कारण इसको सर्वबृहत भी भाषा परिवार कहा जाता है, सर्वोत्कृष्ट भाषा परिवार भी कहा जाता है। ये जितने सारे भाषा परिवारों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए हैं, सबसे बड़ा वाला भाषा परिवार है। इस भाषा परिवार को भारतीय नाम रखने का रीजन यही है कि वो इंडो और यूरोपियन लैंग्वेज दोनों को पश्चिम और पश्चिमी देशों में प्रयोग करने वाले सारी भाषाओं के साथ साथ दक्षिण यूरेशिया के जितने सारे भाषाएं हैं, उन भाषाओं के साथ संबंध रखने वाला परिवार है। इसलिए इसको भारतीय भाषा परिवार कहा जाता है। और ऐसे देखा जाए तो समग्र विश्व के लगभग 46% लोग इस परिवार के साथ संबंध रखते हैं। इसमें हमारे देखा जाए तो आर्य भाषाएं, ईरानी भाषाएं और यूरोपियन लैंग्वेजेस और इंडियन लैंग्वेजेस, सारे लैंग्वेज से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और इन जो भारतीय भाषा परिवार को कहा जाता है, इसमें हमारे प्राचीन भाषाओं को देखा जाए तो तीन प्रमुख भाषाओं को मूल के रूप में व्यवहार करते हैं। एक है संस्कृत भाषा को लेते हैं, ग्रीक भाषा को लेते हैं और साथ साथ लैटिन भाषा को भी लिया जाता है। इन भाषाओं के साथ, और ये जो तीन भाषाओं को हम ले रहे हैं, एक है संस्कृत है, दूसरा हमारा जिन तीन भाषाएं हैं, ये तीन भाषाएं आपस में कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। आपस में वो उच्चारण के दृष्टि से हो, इनके साहित्य के आधार पर देखा जाए और साहित्य के निर्माण के आधार पर देखा जाए और उनके भाषा तत्वों के आधार पर देखा जाए तो ये तीनों भाषाओं में संबंध है। और इन तीन भाषाओं से सारे भारतीय भाषा परिवार के भाषाएं उत्पन्न हुए हैं करके माना जाता है, उस प्रकार के भाषा को। और भारतीय भाषा परिवार का महत्व हम देखेंगे तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण भाषा परिवार है। इसमें हमारे पहले मैं भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जैसे कि हमारा संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक व्यवहार योग्य कोई भाषा परिवार है तो वो भाषा परिवार हमारा कौन सा है ना, यही भारतीय भाषा परिवार है। और इसके प्रयोग बहुलता हमें मिलता है। और साथ साथ और एक चीज भी है, जो भौगोलिक दृष्टि से विश्व को भी बहुत ज्यादा परिव्याप्त होने वाली भाषा परिवार भी यही भारतीय भाषा परिवार है। इसके साहित्य भी बहुत उत्कृष्ट होते हैं, विश्व में सर्वोत्कृष्ट साहित्य, और साहित्य में जो प्रामाणिकता के जो अंश है, वो सारे अंश हमारे लिए बहुत मिल जाता है, जिसमें भारतीय भाषा परिवारों के भाषाओं में से मिल जाते हैं। उसी के साथ भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस भाषा के जो उत्कृष्टता है वो अप्रतिद्वंदी है। इसके सम्मान की कोई भी जब ये भाषा वैज्ञानिक उत्कृष्टता दूसरे किसी भाषा परिवार में देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये भाषा परिवार भी हमारा जो भाषा तत्वों के आधार पर अध्ययन के लिए पहल इसी भाषा परिवार से ही हुआ था करके माना जा सकता है। जैसे कि हमारे संस्कृत और ग्रीक और लैटिन भाषा को जब कंपेयर करके भाषाओं के एक भाषा से दूसरे भाषा के संबंध और भाषा के तात्विक अध्ययन किया गया था, उसको कंपैरेटिव ग्रामर जो बोलते हैं या कंपैरेटिव लैंग्वेज स्टडी जो बोलते हैं, वो चीज यहीं से शुरू हुआ था। इसीलिए
भाषा शास्त्र अध्ययन या जो आज के युग में जो लिंग्विस्टिक हो या हमारा भाषा विज्ञान का अध्ययन हो या भाषा शास्त्रीय अध्ययन जो भी हो रहे हैं, उस भाषा शास्त्र के अध्ययन के जनक के रूप में भी इसी भाषा परिवार को माना जाता है। और दूसरी बात है कि हमारे ये भारतीय भाषा परिवार में जो वैज्ञानिकता देखने के लिए मिलती है, भाषाओं के व्याकरणगत जो वैज्ञानिकता देखने के लिए मिलती है, वो और किसी दूसरे भाषा परिवार में उपलब्ध नहीं है। और इसीलिए भी उसका जो भाषा का प्रायोगिक अंश भी हमारे लिए मूल होता है। और इस भाषा का जो वैज्ञानिक अंश को हम इतने प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसका मूल कारण यही है कि हमारे भारतीय भाषा परिवार में सबसे प्रामाणिक और उत्कृष्ट प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा मौजूद है। उस भाषा के वजह से भारतीय भाषा परिवार ही समृद्ध हो जाती है। और इसमें एक चीज आप भी देख सकते हैं, इसमें हमारे कितने भाषाएं हैं, जितनी भी, और भाषाओं की संख्या के आधार पर देखा जाए तो 445 भाषाएं अभी भी जो उज्जीवित भाषा बोलते हैं, क्योंकि वो जो प्रयोग में आज के युग में हो रहे हैं, उन भाषाओं की संख्या है। और इनमें से 313 भाषाएं वो भारत ईरानी शाखा के ही भाग हैं। और इसमें सारे हमारे आर्य ईरानी भाषा से लेकर हमारे सारे भारतीय भाषाएं, द्राविड़ भाषा परिवार को छोड़ के बाकी सारे भारतीय भाषाओं का, और हमारे हिंदी, इंग्लिश, पोर्तुगल, फरासी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, जर्मनी, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी, सारे भाषाएं ही इसी के साथ जुड़े होते हैं। और इसमें बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा मानते हैं। क्योंकि ऐसे तो आज ये तो बहुत पुराना वाला अध्ययन के आधार पर आपके पुस्तक में दे रहा है। आज के डेट में तो हमारे भारत की आबादी तो 100 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा व्यवहार होने वाली भाषाएं इसी भाषा परिवार में है। भौगोलिक दृष्टि से विश्व को परिव्याप्त करने वाले भाषा परिवार यही भारतीय भाषा परिवार है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ सर्वबृहत भाषा परिवार हम इसको मान सकते हैं। इस भाषा परिवार का इतिहास को भी आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो कि इसी के अध्ययन के आधार पर हमारे भाषाओं के इतिहास के दृष्टि से प्राचीनतम भाषा संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन भाषाओं के बीच के संबंध का अध्ययन करते हुए ही किया गया है। उसके सारा हिस्ट्री आप लोगों के लिए उपस्थापित किया गया है। इसका एक मुख्य अंश है क्या है ना, ये इस भाषा परिवार को हम भारतीय भाषा परिवार क्यों बोल रहे हैं। भारतीय भाषा परिवार बोलने का एक बहुत बड़ा विचार है। वो विचार क्या है ना, जब इस भाषाओं के बारे में हमारे संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा को, तीनों प्राचीनतम भाषाओं को लेकर, क्लासिकल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, शास्त्रीय भाषाएं बोलते हैं, उन भाषाओं के अध्ययन के आधार पर जब देखा गया था, तो जिन भाषाविदों ने अध्ययन किए भाषाओं के ऊपर, उन लोगों ने अपने अपने स्थान के प्राधान्यता को देखते हुए या भाषाओं के प्राधान्यता को देखते हुए इसका नामकरण करने की कोशिश की। जैसे कि विशिष्ट जर्मन भाषा वैज्ञानिक हमारे मैक्स मुलर, जिन्होंने इसके ऊपर अध्ययन करने के बाद वो देखे कि ये तीन भाषाएं जो मूल प्राचीनतम भाषा है, आपस में मिलता हुआ दिख रहे हैं। ये एक परिवार के भाषा होने के कारण उसका नाम रखने के प्रयास किया क्या ना, इंडो जर्मनिक। इंडो जर्मनिक इसीलिए बोले थे, वो जर्मनी के थे तो अपने स्थान को प्राधान्यता देने के लिए दे रहे थे, मगर वो चीज ज्यादा देर तो चल नहीं पाई या उसके लिए सभी संतुष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसमें जो इंडो और जर्मनिक बोल रहे हैं वो उतने क्षेत्र तक सीमित नहीं था। वो स्थान के दृष्टि से देखा जाए तो पूरे यूरोप को ही वो कवर कर रहा था। इसीलिए उसको इंडो जर्मनी के बोलने से लोगों ने संतुष्ट नहीं हो पाए। और दूसरा कारण भी था।
जर्मनी के दक्षिण में कुछ ऐसे भाषाएं हैं जो भाषाएं इससे छूट जाती थी। उन सारे कारणों को देखते हुए वो इंडो जर्मनिक लैंग्वेज नाम को ही उन लोगों ने कोई एक्सेप्ट करने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। इसीलिए धीरे धीरे इसका नामकरण के लिए और एक नाम को ले लिए, क्या है ना, आर्य परिवार भाषा। आर्य परिवार, हम आर्यावर्त, आर्य, ये सारे शब्दों को बहुत पहले से सुने हैं। महाभारतों में भी इसका वर्णन हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है। ये जो आर्य बोलते हैं, आर्य का मूल स्थान के रूप में सिर्फ भारत को ही माना जाता था। इसीलिए आर्य परिवार के भाषा बोलने पर केवल भारत तक या भारत के आसपास कुछ एरिया तक, जो आर्यावर्त के एरिया तक ही वो क्या है ना परिव्याप्त होता था, जिसमें सारे इन भाषाओं को, भारतीय भाषा परिवार में जितनी सारी भाषाएं आ रही हैं, सारे भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों का क्षेत्र इससे बहुत विस्तृत था, जो कि केवल आर्य आर्य या आर्यावर्त के नाम से ही वो पॉइंट आउट नहीं हो पाते थे। इसीलिए उस नाम को भी उन लोगों ने क्या है नकार दिए थे। इसीलिए वो आर्य परिवार नाम भी कुछ ज्यादा नहीं जम पाया। तो उसी नाम से देखते हुए थोड़ा सा क्या किया ना, इसमें मुख्य रूप से जिन भौगोलिक स्थान को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, ये जिन एरिया में भारतीय भाषा परिवार में साम्यता रखने वाले सारे भाषाओं के बहुल प्रयोग जिन स्थानों में होता है, उन एरिया के लोगों को एक साथ जोड़ते हुए ले लिए हैं भारत और यूरोप भारोपीय करके नाम को लिए हैं। उसमें से भी कुछ लोग अभी भी आज के डेट में भी बहुत सारे शिक्षाविद संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि भारतीय भाषा परिवार में जितने सारी भाषाएं हैं, सारे भाषाएं इससे भी बहुत सारे भौगोलिक स्थान को भी विस्तृत हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के कुछ कुछ लोग इन भाषा परिवार के भाषाओं को भी बोलते रहते हैं। और भारत में भी सिर्फ भारत को बोलने पर, भारत में भी द्रविड़ लैंग्वेज है तो वो भाषा भी इसमें अंतर्भूत हो जाता है। ये सारे जितने भी तर्क वितर्क या वाद विवाद के साथ चल रहा है, मगर ये भारतीय शब्द से बेटर कोई अच्छा वाला नाम नहीं मिलने के कारण इसी को ही आज के डेट में भी वो मानते हुए ले रहे हैं। इसमें जितनी सारी भाषाएं आ रहे हैं जो हमारे मूलतः संस्कृत के साथ और क्या है ग्रीक के साथ और लैटिन भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। और इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है। क्या आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, यूरोपियन लैंग्वेज को ज्यादा बल दिया जा रहा है, तो भारतीय भाषा को इतना बल देते हुए भारोपीय करने का क्या कारण है, या इंडो यूरोपियन, इंडो वर्ड को रखने का क्या तात्पर्य है? तो ये जो तीन भाषाओं को हम मूल भाषा के रूप में या शास्त्रीय भाषा के रूप में ले रहे हैं, वो मूल भाषा क्या है ना, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, ये तीनों भाषाओं में जो मुख्य भाग है, जो मुख्य अंश है, वो मुख्य अंश क्या है ना, संस्कृत ही है। संस्कृत के साहित्य, संस्कृत के व्याकरण, संस्कृत में जो शब्द सृष्टि होता है या शब्दों का पर्याप्तता जितनी है, वो चीज ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में नहीं है। इसीलिए उसको मूल भाषा के तहत लेते हुए, भारत को ही प्रायोरिटी देते हुए उसको भारतीय भाषा ये के नाम से नामकरण कर रहे हैं। और ये भाषा हमारे भौगोलिक विस्तार से कहाँ तक परिव्याप्त या विस्तृत है, बोलेंगे तो उसके बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं। भारतीय भाषा परिवार का व्यापक बहुत दूर दूर तक है। मैक्स मुलर भी कुछ इसका स्थान को निर्धारित किए हैं। इसमें निर्धारित करने के लिए बहुत सारे लोग वो बताए हैं, जैसे कि मैक्स मुलर बोले हैं, लेथम बोले हैं, और साथ साथ बाल गंगाधर तिलक बोले हैं, सर देसाई बोले हैं, गाइल्स बोलते हैं, हर्ट, मॉच, नेहरिंग, श्रेडर, ब्रैंडन
स्टाइन, ऐसे करके बहुत सारे शिक्षाविद हैं जिन लोगों ने इसी भाषा के ऊपर काम करते हुए उसी के स्थान को निर्धारित किए हैं। और ये वो निर्धारण के मुख्य रूप से ग्लाइस को मानते हैं और ब्राडेनस्टाइन को भी लेते हैं, वो मध्य एशिया में इसका मूल स्थान के रूप में मानते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक परिव्याप्त है इस चीज को भी क्लियर किया गया है। इसका एक मुख्य अंश है हमारे भारतीय भाषा परिवार में क्या कितने सारे भाषाएं आ रहे हैं और उन सारे भाषाओं को हम एक परिवार में बांध के क्यों रखें, उस चीज को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है भारतीय भाषा परिवार में मुख्य रूप से दो वर्ग होते हैं, एक है सतम वर्ग और एक है केतुम वर्ग। ये दो वर्ग में बांटा जाता है। ये सतम वर्ग और केतुम वर्ग बोलने का तात्पर्य क्या है ना, सतम जो 100 जो 100 वर्ड को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं ना, सतम बोलते हैं, और कुछ भाषाओं में उसको श को क में उच्चारित करते रहते हैं। तो ये क उच्चारण को फॉलो करने वाले जितनी सारी भाषाएं हैं उन सारे भाषाओं को केतुम वर्ग में रखते हैं, और 100 ध्वनि को आधार करके 100 वर्ड को संबंधित करने वाला 100 में उच्चारण करने वाले ध्वनियों को एकत्रित करते हुए शतम वर्ग को भी बनाया जाता है। शतम वर्ग में 100 के साथ जो शब्द को जोड़ा जाता है वो। और एक चीज आप लोग वो शतम वर्ग और केतुम वर्ग को समझने से पहले ये देख सकते हैं इसमें आने वाली भाषाएं क्या क्या हैं, और इन भाषाओं के जो भारतीय भाषा का वर्गीकरण किए हैं, या हम हमारे उसको क्या लिए हैं ना, एक परिवार में क्यों हम मान रहे हैं। भारत से लेकर यूरोप तक के स्थान पर प्रयुज्य होने वाले भाषाओं को हम ले रहे हैं, तो उसका तो कोई एक ठोस सबूत होना चाहिए ना हमारे पास, कुछ तो एक मूल कारण होना चाहिए ना। इस कारण के आधार पर देखा जाए तो हमारे जो मूल भाषाओं में प्रयोग होने वाले जितने सारे ध्वनियां हैं, मूल रूप से ह्रस्व, दीर्घ, उदासीन स्वर, संयुक्त स्वर, वो सारे और व्यंजन ध्वनि, ये सारे ध्वनियां लगभग सेम है। जैसे हमारे संस्कृत में हम लोग उच्चारण करते हैं ना, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर में फिर ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण, व्यंजन में हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्श वर्ण, ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण, फिर ना, ये जितने सारे हम उच्चारणों को ऊपर बल देते हुए, ध्वनियों के ऊपर बल देते हुए ध्वनियां हम ले रहे हैं, वो सारे ध्वनियां इन वर्गों में भारतीय भाषा परिवार में लगभग सेम उच्चारण होते रहते हैं। इसीलिए इन सारे ध्वनियों को आधार करते हुए, अर्थ तत्वों को आधारित करते हुए, स्थान विशेष को भी प्रायोरिटी देते हुए ये सारी भाषाओं को एक परिवार में रखा जाता है, और उस परिवार में भी दो वर्ग में विभाजित किया जाता है। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे, क्या है ना, शतम वर्ग और केतुम वर्ग। शतम वर्ग में आ रहे हैं वही है, शतम वर्ग में आने वाली भाषाएं उन भाषाओं को जो 100 के वर्ड के लिए यूज करते हैं। संस्कृत में जैसे हम बोलते हैं शतम, अवस्था में बोल रहे हैं क्या है ना शतम, फरासी में बोल रहे हैं शद, हिंदी में बोल रहे हैं सौ। हर एक जगह पर सौ सौ प्रोनाउंसिएशन जरूर रहता है, वो भी प्रारंभ में। इसीलिए इन वर्गों में 100 वर्ड को 100 में जितने सारे भाषाएं फॉलो कर रहे हैं उनको हम ले रहे हैं सप्तम वर्ग में। और केतुम वर्ग क्या है ना, वही 100 वर्ड को जिन लोगों ने क ध्वनि के साथ जोड़ते हुए ले रहे हैं, जैसे लैटिन में बोलते हैं केंतुम, केंतुम, नेक्स्ट है ग्रीक में बोलते हैं हेक्टोन,
इटालिक में बोलते हैं केंतो, फ्रेंच में बोलते हैं केंट्स, ब्रिटेन में बोलते हैं केंट्स। ये जो के क का आप लोग इन सारे भाषाओं में देख सकते हैं स्क्रीन में, हर जगह पर क जो ध्वनि है वो कहीं ना कहीं आ रहा है। इसलिए इन सारे भाषाओं को, ये ध्वनि को फॉलो करने वाले भाषाओं को इकट्ठा करते हुए केंतुम वर्ग को लिया जाता है। इसे प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम देखेंगे तो हमारे पूर्व में जितने सारी भाषाएं हैं वो सारे हमारे सप्तम वर्ग के भाषा होते हैं, और हमारे पश्चिमी देशों में जिन सारे भाषाएं हैं वो केतुम वर्ग में ही आ जाते हैं। तो सप्तम वर्ग में आने वाली भाषाओं का वो शाखाएं शाखाएं हैं इलिरियन, बाल्टिक, स्लावोनिक, आर्मेनियन, इंडो ईरानियन, ये सारे भाषाएं हमारे सप्तम वर्ग में आते हैं। केतुम वर्ग में क्या क्या आ रहे हैं ना, आल्टिक, ट्यूटनिक, लैटिन, हेलेनिक, तोखरी, ये सारे लैंग्वेज आ रहे हैं। तो ये इसके इन सारे भाषाओं को जो भी हम सप्तम वर्ग में हो या केतुम वर्ग में हो, मगर हमारे भारतीय भाषाओं में जिन सारे भाषाएं आते हैं उन सारे भाषाओं के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। उस चर्चा में हमारा पहला जितनी सारी भाषाएं आ रही हैं वो क्या है ना, इलिरियन लैंग्वेज आ रहा है, बाल्टिक या लेक्टिक लैंग्वेज, स्लावोनिक या स्लावी लैंग्वेज आते हैं, आर्मीन लैंग्वेज आ रहा है, इंडो ईरानी आर्य या इंडो ईरानी लैंग्वेज आते हैं, तापरे केल्टिक या केल्टी लैंग्वेज को भी लिया जाता है, ट्यूटनिक या जर्मनिक लैंग्वेज को लेते हैं, लैटिन या रोमन लैंग्वेज को लिया जाता है, ग्रीक लैंग्वेज या हेलेनिक लैंग्वेज को लिया जाता है, या तो खरी लैंग्वेज को भी हम लोगों ने चर्चा यहाँ पर करेंगे। उन चर्चाओं के आधार पर जो हमारे लिए पहला वाला लैंग्वेज आ रहा है क्या है, इलिरियन लैंग्वेज है, वो इलिरियन लैंग्वेज के बारे में हम पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कल जो भाषा के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाई थी, उम्मीद है कि आप लोग उन सारी भाषाओं को, 17 परिवार के जो भाषाओं को हमने चर्चा किए थे वो सारे आप पढ़ लिए होंगे। हाँ, इस भाषाओं के नाम से हमारा प्रथम भाषा आ रहा है क्या है, इलिरियन लैंग्वेज, या उसको अल्बानी लैंग्वेज या इल्लिरी लैंग्वेज ऐसे करके नाम दिया जाता है। ये अल्बानी भाषा का जो अल्बानी जो प्राचीन भाषा है उस भाषा का अवशिष्ट रूप में ही माना जाता है जो व्यवहार में लोगों का आ रहा है। पहले तो इस भाषा को वो एक अलग भाषा के रूप में नहीं मानते थे। इस पर ग्रीक लैंग्वेज और क्या है ना, तुर्की, स्लाविक लैंग्वेज, इनका प्रभाव है करके मान रहे थे। फिर धीरे धीरे आगे लोगों को महसूस होने लगा कि नहीं, ये पहाड़ी लोगों के बोलने वाली भाषा है। अ, आज के युग में हम देखेंगे तो ये लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग इस भाषा में अथवा इस भाषा को प्रयोग करते हैं। मगर एक चीज है, इस भाषा में कोई साहित्य नहीं मिलता है।
और आजकल थोड़ा लोग 1600 शताब्दियों के आगे थोड़ा सा लोगों ने बाइबल वगैरह उसको इस भाषा में अनुवाद करके व्यवहार कर रहे हैं, मगर कोई उसका प्राचीन उत्कृष्ट व्याकरण भी साहित्य इसमें से लोगों को नहीं मिला था। नेक्स्ट उसका दूसरा लैंग्वेज क्या आ रहा है? दूसरा लैंग्वेज क्या है ना? लेक्टिक लैंग्वेज व बाल्टिक लैंग्वेज। इस भाषा के लिए ये जो दो भाषाओं को एक साथ ले लेते हैं, जैसे कि बाल्टिक या लेक्टिक लैंग्वेज और स्लावी लैंग्वेज, उन दोनों भाषाओं के लिए ही व्यवहार किया जाता है। ये भाषा भारतीय भाषा परिवार के दो उप परिवार के रूप में लिया जाता है, और बाल्टिक में आने वाले प्रशियन, लिथुआनियन, लेटिक, ये सारे उसमें आ रहे हैं। और स्लाविक लैंग्वेज जो है, वो स्लाविक लैंग्वेज का तीन भेद देखने के लिए मिलता है। एक है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। पूर्वी में महारुषि, श्वेत ऋषि, लघु ऋषि, रुथेनी, ये सारे लैंग्वेजेस आ रहे हैं। और पश्चिमी में स्लाविक में आ रहे हैं जेक, पोलिश, स्लोवाकी। और दक्षिणी में बल्गेरी, सर्बो, क्रोटी, ये सारे भाषाएं आ रहे हैं। बाल्टिक लैंग्वेज को बाल्टिक सागर के तट पर रहने वाले लोगों के भाषा के रूप में लिया जाता है। भाषा के वहां पर रहने वाले लोग जिन भाषाओं का व्यवहार करते थे उसको बाल्टिक बोलते हैं। इसमें भी मुख्य रूप से तीन भाषाएं देखने के लिए मिल रहा है। एक है प्राचीन प्रशियन, तापरे लिथुआनियन और लेटिक। और ये जो प्राचीन प्रशियन लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, वो जर्मन प्रशियन के जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में से ये भाषा को देखने के लिए मिलता है। और दूसरा है लिथुआनियन, वो लिथुआनिया प्रदेश का ही भाषा है। इस भाषा की विशेषताओं को हम देखेंगे तो भाषा में प्राचीन संगीतात्मक सुर, जो कि वैदिक संस्कृत और ग्रीक भाषा के साथ संबंधित जैसा देखता है। और द्विवचन का रूप भी इसमें देखने के लिए मिलता है। और लेटिक लैंग्वेज में क्या है ना, वो लेटविया राज्य के भाषा के रूप में इसको मानते हैं। रूस का ही अंग जो है। और ये भाषा लिथुआनियन के साथ प्रभावित होने वाली भाषा है। और स्लाविक लैंग्वेज को बोलते हैं। स्लाविक लैंग्वेज के जो मुख्य विशेषताएं हैं, ये संस्कृत के तुल्य श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, जिसमें शब्द रूप धातु रूप संस्कृत के तुल्य ही देखने के लिए मिलता है। और इस भाषा में बलाघात, बलाघात मतलब हम लोगों ने पहले दूसरी कक्षा में चर्चा कर रहे थे, किसी भी ध्वनि के ऊपर बल देते हुए भावों को परिवर्तन करने के जो प्रक्रिया है, उस बलाघात का प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है। और बलाघात से भी अर्थ में परिवर्तन आ जाते हैं। वो है, वो उसका उदाहरण हम लोगों ने लिए थे ना, मैं खाना खा ली हूँ, मैं खाना खा ली हूँ, ये जो क्वेश्चन को ही कन्वर्ट हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है ना, शब्दों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ध्वनि के ऊपर हमने क्या किया है ना, थोड़ा सा प्रेशर दे दिया है। उससे प्रेशर के तहत वो शब्दों के अर्थ को परिवर्तित हो जाता है, वो प्रश्नवाचक अंश आ जाता है। वो सारी चीजें इस भाषा में भी देखने के मिल रहा है। किसमें ना, हमारे स्लाविक लैंग्वेज में। स्लाविक लैंग्वेज का जो बोल रहे थे कि हमारे स्लाविक लैंग्वेज कितने हैं ना, स्लाविक लैंग्वेज के पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में के रूप में तीन प्रकार देखा जाता है। पूर्वी स्लाविक को भी पूर्वी स्लाविक के अंदर तीन भाषाएं आती हैं, महारुषि, श्वेत ऋषि और लघु ऋषि। रुथेनिस्तान में यूज होने वाली भाषाएं हैं।
ये श्वेत-रूसी जो है वो रूस के पश्चिम भाग में बोली जाने भाषा है, और लघु-रूसी जो है वो रुथेनियन भी उसको कहा जाता है, रुथेनी भाषा भी बोलते हैं। हमारे रूस के जो दक्षिण भाग यूक्रेन है, यूक्रेन में ये भाषा बोली जाती है। महारूसी जो है ये रूस में कहे जाने वाली भाषा है, या रूस का ही राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में भी इसको माना जाता है। आगे आ रही है पश्चिम स्लाविक। ये जो पश्चिम स्लाविक है इसमें तीन भाषाएं आती हैं, जैसे कि एक है जेक है, पोलिश है, और पोलिश और स्लोवाकी। ये तीन लैंग्वेज है। जेक जो है ये जेकोस्लोवाकिया की भाषा है। इस भाषा को बोहेमिया लैंग्वेज भी कहा जाता है, और पोलिश लैंग्वेज को जो पोलैंड की भाषा है। इस भाषा को भी बीच में राजनीतिक कारणों के कारण से भाषा को नष्ट करने के प्रयास की गई थी, मगर अभी वो भाषा व्यवहार में है। और जो स्लोवाकी लैंग्वेज है ये भी जेक की विभाषा है। और दक्षिण स्लाविक लैंग्वेज हम जो बोलते हैं उसमें दो भाषाएं आते हैं, एक है बल्गेरी और है सर्बोक्रोटी। बल्गेरिया की भाषा जो है वो है बल्गेरी, और दूसरा क्या है सर्बोक्रेटी जो है यूगोस्लोवाक यूगोस्लाविया की जो लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं सर्बोक्रेटी। इस भाषा की विशेषताओं को देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग भी इस भाषा को बोलते हैं। उसके बाद आ रही है हमारी भाषा आर्मीन। आर्मेनियन अथवा आर्मीन लैंग्वेज आर्मेनिया में बोली जाने वाली भाषा है हमारे आर्मेनिया आर्मेनियन। ये श्लिष्टयोगात्मक भाषा है, जिस भाषा में ईरानी ध्वनियों से ये भाषा भिन्न है। ये जो बाल्टो और स्लाविक भाषाओं का बीच का ये दोनों भाषाओं को संयोजन करने के लिए करने जैसी भाषा हमारे आर्मीन लैंग्वेज है। इसको बोलने वालों की संख्या आज के डेट में हमारे विश्व में 50 लाख से ज्यादा लोग हैं। जो लोग आर्मीन की क्या है स्तंबुल बोली पुश्तूनतुनिया क्या काला सागर के किनारे जो लोग रहते हैं वही लोग लगभग इस भाषा का व्यवहार करते हैं करके इसका मान्यता है। या आर्मीन को वर्तमान समय में दो लैंग्वेज के रूप में वो देखने के लिए मिलता है, या बोलते हैं, जैसे कि औरारट एक है, दूसरा है स्तंबुल। स्तंबुल है यूरोप के कुछ स्थानों में ये भाषा बोली जाती है, और औरारट जो है वो एशिया के क्षेत्र में व्यवहार होने वाली भाषा है। नेक्स्ट उसका आगे आ रहा है इंडो ईरानी आर्य या इंडो ईरानी लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को हम थोड़ा सा आगे रखते हैं क्योंकि आगे हमारे चर्चा का विषय नेक्स्ट यूनिट में वही आएगा। इस इसके आगे आ रही है केल्टिक या केल्टी लैंग्वेज। ये केल्टिक या केल्टी लैंग्वेज का समय लगभग 2000 साल पुराने लैंग्वेज के नाम से इसको मानते हैं, और यूरोप के बहुत बड़े भूभाग के लोग इसी लैंग्वेज का व्यवहार करते थे, और एशिया के भी कुछ लोग, एशिया माइनर करके जो एरिया है तुर्की तक फैला हुआ है, उस एरिया के लोग ही इस भाषा को व्यवहार करते हैं। इसी केल्टिक
या केल्टी लैंग्वेज का दो मुख्य वर्ग हैं, एक है क वर्ग और एक है प वर्ग। और यह जो मूल भारतीयों का प ध्वनि है वो प ध्वनि रहती है, और दूसरे में क्या है ना, कुछ में क ध्वनि बन जाती है। इस भाषा की मुख्य विशेषता को देखेंगे तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की अस्पष्टता और क्लिष्टता इसमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और दूसरी बात है, इसमें वाक्य रचना करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और केल्टिक भाषा में कर्मवाच्य का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर उसके आगे आ रही है हमारे लैंग्वेज क्या है ना, ट्यूटनिक या जर्मनिक लैंग्वेज। ये ट्यूटनिक या जर्मनिक लैंग्वेज जो है वो पूर्व क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के नाम से ही तीन भाग में बांटा जाता है। पूर्व क्षेत्र के जो है वो है गोथिक लैंग्वेज, और दूसरा है आइसलैंडिक, नॉर्वेजियन, डेनिश जो डेनमार्क में यूज होता है, स्वीडिश स्वीडन में जो लैंग्वेज यूज है, नॉर्वे में जो नॉर्वेजियन लैंग्वेज का व्यवहार होता है, और पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो जो इंग्लिश इंग्लैंड में व्यवहार होती है, उच्च जर्मन, निम्न जर्मन, जो दक्षिणी जर्मन में व्यवहार होता है उसको उच्च जर्मन बोलते हैं, निम्न जर्मन या लो जर्मन जिसको बोलते हैं उत्तरी जर्मन में व्यवहार होती है। डच लैंग्वेज भी है जो फिनलैंड का लैंग्वेज है, और फ्लेमिश बेल्जियम की जो भाषा है, वो सारे भाषाएं इसी में ही आ रहे हैं हमारा क्या है ना, ट्यूटनिक और जर्मनिक लैंग्वेज में। ये भारतीय भाषा परिवार के सबसे अधिक विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली भाषा है। इसकी एक शाखा जो हम सभी को पता है, एक दिन आप लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज सबसे क्यों होना चाहिए, क्योंकि सारे विश्व के लोग बोल रहे हैं, तो वो चीज भी इसी में देखने के लिए मिल रहा है। वो जो वही लैंग्वेज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज इसी भाषा में ये ट्यूटनिक और जर्मनिक लैंग्वेज के अंदर ही आते हैं, वो पूरे विश्व को भी फैला हुआ है। किसी का मातृभाषा के रूप में नहीं, मगर सभी के बोलने वाले, अपने भावों को अभिव्यक्त करने वाले कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज के नाम से ही इसको जाना जाता है। वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ लैंग्वेज है। और इनमें से जो जर्मन और डच भाषा है, इन भाषाओं में जो साहित्य लिटरेचर देखने को मिलता है, वो लिटरेचर एक्चुअली उत्कृष्ट अच्छे वाले लिटरेचर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, वो भी बहुत प्राचीन लिटरेचर उसमें मिल जाते हैं। इनमें से जितनी भाषाएं हैं, गाथिक जो है वो सबसे प्राचीन भाषा के रूप से ही इसको मानते हैं। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, इसका आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के नाम से इसको तीन भाग से बांटा जाता है। वो 1100 से लेकर 1350 शताब्दी तक हम इसका आदिकाल रहा है, और मध्यकाल उसका 1450 तक रही है, और 1450 के बाद अभी का जो लंदन के आसपास के जो राजभाषा के रूप में व्यवहार हो रहे हैं उसको आधुनिक काल बोलते हैं। नेक्स्ट है जो निम्न जर्मन, वो जर्मन के उत्तरी क्षेत्र के भूभाग में व्यवहार होने वाली भाषा है।
और उच्च जर्मन जो दक्षिण पहाड़ी भाग में बोली जाने वाली भाषा है, इसकी विशेषता को हम देखेंगे तो क्या है ना, ये भाषा मूल रूप से संयोगात्मक थी, बाद में वियोगात्मक हो गई है। जर्मन भाषा भी वियोगात्मक भाषा है। जर्मन भाषाओं में ध्वनि परिवर्तन होता है और इसमें बलाघात स्वर का भी प्रयोग होता है। स्विस भाषा में संयोगात्मक संगीतात्मक स्वर अभी भी है। और इसका धातु प्रयोग के ऊपर हम देखेंगे तो ये सबल निर्बल को दोनों भाग में विभक्त होता है, जैसे सिंग सैंग, कॉम केम, डिग डॉग, ये सब जो परिवर्तन हो रहे हैं। और भूतकाल को प्रयोग के लिए जो हम ईडी लगा लेते हैं, वाक वाक, वो सारी चीजें देखने के लिए मिलता है। आगे के लिए फिर नेक्स्ट लैंग्वेज आ रहा है, क्या है ना, हमारे लैटिन लैंग्वेज। लैटिन, इसको हम भी इटालिक लैंग्वेज या रोमांस लैंग्वेज बोल सकते हैं। इसका जो मूल स्वरूप है वो लैटिन ही है, जो रोम और उसके समीपवर्ती स्थानों में ये भाषा प्रयोग होती थी। ये लैंग्वेज इटालियन लैंग्वेज इटली, सिसिली, कोर्सिका में भी है, फ्रेंच भी है जो फ्रांस में व्यवहार हो रहा है, स्पेनिश जो स्पेन में व्यवहार हो रहा है, और रोमानियन जो रोमानिया में व्यवहार हो रहा है, पुर्तगाली जो पुर्तगाल में व्यवहार हो रहा है, वो सारे हमारे ये लैटिन लैंग्वेज जो प्राचीन भाषा के रूप में हम देख रहे थे, उसी में से ही आया हुआ स्वरूप है। इसको दो तीन नाम से बताते हैं, जैसे लैटिन लैंग्वेज भी बोलते हैं, इटालिक भी बोलते हैं, रोमांस भी बोलते हैं। लैटिन श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। उसका उससे विकसित भाषाएं योगात्मक और अयोगात्मक दोनों ही बन गए हैं। जब वो मूल में लैटिन भाषा के रूप में थी, वो श्लिष्ट योगात्मक थी। लैटिन में संस्कृत के तुल्य विभक्तियां थी, परंतु इन भाषाओं में विभक्तियों का कार्य उपसर्ग तथा निपातों से लिया जाता था। लैटिन में भी तीन लिंग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अ, अ, और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों का व्यवहार होता था। और वचन को देखेंगे तो उसमें से दो वचन ही व्यवहार होते हैं, एक है एकवचन और बहुवचन। इंग्लिश लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज को लिखने के लिए आप इंग्लिश को फॉलो करके भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो। ठीक है, उसके आगे आ रहा है हमारा लैटिन के बाद क्या है, ग्रीक। हेलेनिक या ग्रीक लैंग्वेज, ये क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ग्रीस और दक्षिण लंबनिया, यूगोस्लोविया, बल्गेरिया, ये सारे जगहों में इस भाषा का प्रयोग होता था। इसके बहुत सारे बोलियां थी जो हमारे संस्कृत के समसामयिक प्राचीन भाषाओं के साथ गिनी जाने वाली भाषाएं ये तीनों ही हैं। पहले से हम बोले हैं, एक एक ग्रीक, दूसरा लैटिन है और संस्कृत है। ये इन तीनों में से संस्कृत भाषा हमेशा उत्कृष्ट भाषा के रूप में रही है। इसमें उत्कृष्ट साहित्य भी मिलते हैं, उस भाषा की वैज्ञानिकता है, और संस्कृत भाषा में भी बहुत सारे शब्द शब्द की संख्या बहुत ज्यादा है और धातु प्रयोग भी बहुत ज्यादा है। इसलिए उन तीनों भाषाओं में से संभ्रांत भाषा के रूप में यद्यपि संस्कृत को माना जाता था, मगर प्राचीन भाषा लिस्ट में ग्रीक भाषा को लिया जाता है। और ये ग्रीक और संस्कृत, ये दोनों भाषाओं में बहुत सारी साम्यता देखने के लिए मिलती है। जैसे कि वैदिक संस्कृत और ग्रीक भाषा का तुलना हम करते हैं तो संस्कृत और ग्रीक में दोनों ही भारतीय ध्वनियों को ही सुरक्षित रखे हैं, और मूल भारतीय व्यंजन संस्कृत में अधिक प्रामाणिक रूप में सुरक्षित है। और ग्रीक में क्या है ना, वो स्वर के ऊपर ज्यादा बल देता है। और दोनों में संगीतात्मक स्वर देखने के लिए मिलता है।
ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि संस्कृत का जो प्रारंभिक प्रथम ग्रंथ के रूप में हम जिसको लेते हैं वो क्या है? ऋग्वेद। वेदों को लिया जाता है और ये सारे वेद हमारे लिए संगीत तात्मक स्वरूप में ही आते हैं करके। और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को संस्कृत में अधिक व्यापक है, ग्रीक में कारक से कुछ विशेष मिलते हैं। संस्कृत और ग्रीक दोनों में अव्यय की बहुलता देखने के लिए मिलता है। दोनों में द्विवचन लगता है। क्रिया रूपों में भी बहुत सारे साम्यता देखने के लिए मिलता है। और हमारे ग्रीक भाषा और संस्कृत भाषा दोनों में परस्मैपदी और आत्मनेपदी प्रयोग भी जैसे ग्रीक भाषा में निष्ठा रूप होता है, वैसे संस्कृत में भी निष्ठा है। तख्तवस्तु निष्ठा करके सूत्र है ना, वैसे ही वो निष्ठा प्रयोग भी वहां पर ग्रीक भाषाओं में देखने के लिए मिलता है। और दोनों भाषाओं में समास की व्यवस्था भी देखने के लिए मिलता है। और समास में संस्कृत के समास जो है वो उत्कृष्ट समास के रूप में माना जाता है। अंतिम में हमारे भाषा आ रही है क्या है ना, तोखरी लैंग्वेज। भारतीय भाषा परिवार के जो मुख्य भाषा श्रेणी में जिन भाषाओं को ली जाती है उनमें से एक है तोखरी लैंग्वेज। वो फ्रेंच और जर्मन विद्वानों ने मध्य एशिया के तुर्फान प्रदेश में इस भाषा को ही आइडेंटिफाई किए थे। इस भाषा की लिपि ब्राह्मी लिपि है और खरोष्ठी है। जस्ट ए मिनट। हाँ, ये तोखरी भाषा को बोलने वाले लोग तोखर थे, इसीलिए उनके नाम से ही पता चलता है कि इस भाषा का नामकरण किया गया है तोखरी लैंग्वेज। इसका उपस्थापन ये क्या है ना, तोखर लोगों के बारे में महाभारत में उपस्थापन किया गया है करके कुछ प्रमाण मिलता है। इस भाषा की विशेषता को देखे तो ये हमारे भारतीय स्वर का सरलतम स्वरूप है। दीर्घ मात्राओं का इसमें उपस्थित है। व्यंजनों की संख्या भी बहुत कम है। व्यंजन भारतीय व्यंजनों में से क त प इसमें विशिष्ट नहीं होते हैं। और कारक यहाँ पर 9 प्रकार के हैं। प्रधान कारक 3 है, कर्ता, कर्म और संबंध। संबंध को उन्होंने एक कारक के रूप में मान लेते हैं। और तोखारी में द्विवचन भी देखने के लिए मिलता है। और संख्या जैसे हमारे भारतीय संख्याएं जो है वो भी यहीं पर व्यवहार होता है। और इसमें सर्वनाम का व्यवहार देखने के लिए मिलता है। संधि के नियम भी कुछ संस्कृत जैसे भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इस भाषा में शत्रु प्रत्यंत शब्द भी देखने के लिए मिल रहा है। वैसे करके कई सारे भारतीय परिवार के भाषाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। बस एक चीज है, विशेषता को तो हम पहले से ही चर्चा कर लिए थे। और आर्य इंडो ईरानी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज को हमने इसलिए रखे हैं कि आगे का पूरा यूनिट उसी के ऊपर ही आएगा, जो हमारे लिए आ, श्रद्धा का विषय रहेगा। क्योंकि हमारे भारतवर्ष के कई सारे भाषाओं के बारे में या हमारे मातृभाषाओं के बारे में हमें जानने के लिए मिलेगा। उस यूनिट को जानने से पहले आप लोगों के लिए अभी थोड़ा सा समय है। हम 5-10 मिनट का चर्चा सत्र कर लेते हैं। कुछ विचार करेंगे या चर्चा करेंगे या कोई डाउट होगा तो क्लियर करेंगे, नहीं फिर आगे बढ़ेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो।
एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ना पूरे विश्व के भाषा को जान के आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? चलो एक मिनट का हम ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को लिख के रखिए। मैं शीघ्र ही आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। कुछ प्रश्न है क्या? चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे आर्य या इंडो ईरानी लैंग्वेज। जब हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे भारतीय भाषा परिवार के बारे में, उस भारतीय भाषा परिवार में ही आने वाले उपभाषा परिवार या उप परिवार के रूप में हम बोल सकते हैं हमारे आर्य या इंडो ईरानी लैंग्वेजेस। इसमें दो है, एक है आर्य भाषा है और दूसरा है हमारा ईरानी भाषाएं हैं। ये दोनों भाषाओं ने हमारे संस्कृत और अवेस्ता, ये दो लैंग्वेज के आधार पर ही बनाए गए हैं। आर्य परिवार में हमारे सारे भारतीय भाषाएं ही आते हैं। संस्कृत आधारित जितनी सारी भाषाएं हैं, भाषाओं में जो भी परिवर्तन आए हैं संस्कृत से लेकर आज के व्यवहार में होने वाले उनके उस भाषाओं के क्या है, पुत्री
या उसके डॉक्टर या डॉक्टर इन लॉ, पुत्री या नातिन, जो भी हम बोलेंगे, उस उन भाषाओं तक, आज के व्यवहार होने वाले भाषाओं तक सारे भाषाएं आ जाती हैं। और साथ साथ ईरानी लैंग्वेज में जो अवस्था लैंग्वेज के आधार पर जिन भाषाओं का आविर्भाव हुआ है, उन सारे भाषाओं को भी इसमें लिया जाता है। और हमारे भारतीय भाषा परिवार में भाषाओं की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा है। आपको एक बात याद होगी, मैं एक जगह पर आप लोगों को बताई थी, जो यूरोप के भूखंड के आधार पर वहां पर जितने सारे भाषा है, उसमें बहुत ज्यादा भाषाएं आ जाती थी, जो है ट्यूटनिक और जर्मनिक लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, वो भूखंड के आधार पर बहुत एरिया तक परिव्याप्त था। मगर इसमें बहुत सारे भाषाएं आते हैं। और ये जो भाषा है हमारे विश्व भाषा परिवारों के, भारतीय भाषा परिवार और भारतीय भाषा परिवार में आर्य भाषा या आर्य ईरानी भाषा ही प्रमुख स्थान लेता है। क्योंकि मैं जैसे ही आप लोगों को बताई थी कि भारतीय भाषा परिवार ही है भाषा शास्त्र का अध्ययन का जननी। वैसे देखा जाए तो ये जो भाषा शास्त्र अध्ययन का प्रारंभ किया गया था, वो मुख्य रूप से हमारे संस्कृत भाषा और अवेस्ता लैंग्वेज, इन दोनों के बीच में ही कंपैरिजन स्टडी हुई थी। वो कंपैरिजन स्टडी से ही हमारे भाषा शास्त्रीय अध्ययन को लिया गया था। और उसमें से फिर ग्रीक और क्या है, लैटिन, ये सारे लैंग्वेज के साथ भी अध्ययन करते हुए कंपैरेटिव स्टडी को उन लोगों ने क्या कहते हैं ना, कंपैरेटिव ग्रामर, कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव लैंग्वेज, ऐसे करके जो अध्ययन किए थे, उस भाषा शास्त्रीय अध्ययन का ही प्रारंभ यहीं से हुआ था। और इन भाषाओं में या इंडो ईरानी लैंग्वेज में या आर्य ईरानी भाषाओं में चिन्ह साहित्य देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस भाषा में हमारा संस्कृत भी है और अवेस्ता भी है। जैसे हमारे संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ के आधार पर हम ऋग्वेद को मानते हैं। ऋग्वेद हमारे लिए क्या है ना, वो शुद्ध है, प्राचीनतम संस्कृत में उपलब्ध होने वाले ग्रंथ है। वैसे ही पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता जो है, वो उनका धर्म ग्रंथ है। तो ये जो दोनों धर्म ग्रंथों के प्राचीनता के आधार पर इनको ही अध्ययन किया गया था। और समस्त वैदिक साहित्य हमारे क्या है, संस्कृत में ही उपलब्ध होते थे। इसलिए संस्कृत के प्राचीनता को हम कितने साल पुराना मान रहे हैं, 3000 ईसा पूर्व का समय हम लोग मान के चल रहे हैं। वो वैज्ञ उसी से ही उसका काल निर्णय किया जाता है। वैसे ही ईसा पूर्व 700 के पहले के अवस्था लैंग्वेज को ही माना जाता है। यही हमारे लिए क्या है ना, ये दो भाषाएं ही हमारे भाषा विज्ञान की जन्मदाता हैं। और वो हमारे प्राचीन वर्णमाला और ध्वनियों के बारे में अध्ययन करने के लिए मार्ग प्रदर्शन किए थे, और प्राचीन संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में हमें ज्ञान देता है। और भाषा शास्त्रीय अध्ययन के लिए और आर्य भाषाओं के शाखा के बारे में भी अध्ययन के लिए हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है। आगे के लिए जब चलते हैं, आर्य भाषाओं के भाषा परिचय को हम लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे संस्कृत भाषा को, संस्कृत और अवस्था, ये दोनों लैंग्वेज को ही मूल आधार मानते हुए आगे बढ़ते हैं। और दोनों भाषाओं में शब्द रूप, धातु रूप, शब्दावली, ये सारी चीजों में समानता देखने के लिए मिलता है। उसका कई सारा उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। जैसे कि अवस्था लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, संस्कृत में उसी चीज को क्या बोलते हैं, और उसका हिंदी अर्थ क्या है। और भारतीय भाषा जो है, हाँ, एक चीज आप लोगों को यहाँ पर स्पष्ट करना है। कल हम जितने सारे भाषा परिवार के नाम हम पढ़े थे, भाषा के साथ ही संबंधित था। मगर भारतीय जिसको बोले हैं, ऐसे नाम से कोई भाषा नहीं है। इसमें वो स्थान विशेष के आधार पर ये भारतीय नाम का नामकरण किया गया है। नामकरण को तो हम लोगों ने चर्चा कर ही लिए थे। यहाँ पर जैसे उच्चारणगत तो साम्यता कैसे, भारतीयों में क्या बोलते हैं, संस्कृत में क्या हम अश्व जिसको बोलते हैं उसको अवस्था में अश्पो बोलते हैं ना,
नभ को नभो बोलते हैं, अप बोलते हैं, यश को यश बोलते हैं, पिता को पिता बोलते हैं, प्रकह को बाहर को बोलते हैं। तो भाषाओं के ध्वनिगत आधार पर उन भाषाओं में बहुत सारी साम्यता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और ये भाषा के साम्यता केवल उतना ही नहीं है, संस्कृत और अवस्था लैंग्वेज के उच्चारण स्थान के लिए और दीर्घ या मूल स्वर के आधार पर दोनों में बहुत सारे साम्यता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। आ, उसमें कई सारी चीजें बताया गया है, जैसे भारतीयों में क वर्ग हमारे क वर्ग या कंठस्थ उच्चारण स्थान, तालव्य उच्चारण स्थान, ये सारे उच्चारण स्थानों को लेकर जो इन भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी वो ईरानी में जाकर वो थोड़ा थोड़ा बदला भी हुए, जैसे स ज ञ, ऐसे करके कई सारे ध्वनियों को ही आविर्भाव किया है। उसी से ही हमारे समान होने वाले ध्वनि भी हमारे संस्कृत में भी देखने के लिए मिलता है, जैसे स ज ह हुए, ये सारे स ह, ये सारी चीजें हमें क्या है ना ध्वनिगत साम्यता दोनों में देखने के लिए मिल रहा है। जैसे हमारे संस्कृत में अजंत शब्द के षष्ठी बहुवचन में नाम यूज करते हैं, वो चीज उसमें भी देखने के लिए और लोट लकार में तू प्रयोग करते हैं, वो चीज पठतु करोतु, ये जो तू प्रयोग हो रहा है वो चीज भी उसमें देखने के लिए अवस्था लैंग्वेज में भी मिलता है। और साम्यता के आधार पर देखा जाए तो अवस्था में संस्कृत के जैसे ही वहां पर संख्याओं का उच्चारण होता है, मिलता जुलता स्वरूप देखने के लिए मिलता है। संस्कृत में जैसे हम लोग संख्याओं को बोलते हैं एक, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, अवस्था में उसको बोलते हैं अयव, द्वा, त्रि, चत्वर, पंच, स्वस, ऐसे करके उच्चारण। तो ये ध्वनियों में भी कई सारे साम्यता देखने के लिए। मैम अवेस्ता अफगानिस्तान की भाषा है ना? हाँ 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 हाँ, वो ईरानी लैंग्वेज उसी में से, उसमें आने वाली भाषाएं यहाँ पर अच्छा मैं आप लोगों को बताने के लिए भूल गई क्या, हाईलाइट करके दी, अवेस्ता लैंग्वेज में आने वाले भाषाएं क्या क्या है। चलो वो आगे आ जाएगा, ये जो प्राचीन ईरानी भाषाएं जितने सारे हैं वो उसी में ही आ जाएंगे। तो अवस्था और संस्कृत के तुल्य कर्मवाच्य, निजंत, नाम धातु, सन्नंत, जयंत, ये सारी चीजें दोनों में एक जैसे देखने के लिए मिलता है। ये इतनी सारी साम्यताओं को हम देखते हुए भी संस्कृत और अवस्था में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। डिफरेंस कहाँ पर है ना, डिफरेंस है मात्रा भेद में, कहीं कहीं हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि दोनों में स्वर मात्राओं में भेद मिलता है। संस्कृत में हम जिसको बोलते हैं अथ, अवस्था में बोलते हैं अथा। और उदासीन स्वर पर भी यहाँ पर भिन्नता है, संस्कृत के और आ के स्थान पर अवस्था में उदासीन स्वर मिलते हैं, संति को हंति। और अवस्था लैंग्वेज में स्वर की व्यवहार बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अवस्था में स्वर समुदाय एक साथ हो जाता है, ए वो ऐ औ व्यवहार कर रहे हैं उसको, अवस्था लैंग्वेज में वो ओए, ओ, औई, आऊ, ऐसे करके प्रोनाउंस करते हैं, ये इन सारे ध्वनियों को फॉलो करते हैं। वैसे ही संस्कृत का जो हमारा प्रथम वर्ण है
वर्ग के प्रथम वर्ण है क, त, प, उनको वो संघर्ष ही उच्चारण करते हैं। द्वितीय वर्ण के हिसाब से ख, थ, फ में उच्चारण करते हैं हम। जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्रतुः, उसको बोलेंगे सत्सु, सत्सु, सत्य, हैठो। ऐसे करके उनके उच्चारण में बहुत सारे डिफरेंसेस भी इन दोनों भाषाओं में देखने के लिए मिलता है। इससे आगे चलते हैं। हमारा क्या है ना, भाषाएं, ईरानी भाषाएं क्या क्या है। ईरानी भाषा में हमारा दो भाग में मुख्य रूप से विभाजित होता है। एक है अवेस्ता, दूसरा है प्राचीन फारसी। इसका भी प्राचीन युग और मध्य युग और आधुनिक युग में विभाजित होता है। है जिसको हम लोगों ने पूर्वी ईरानी, जिसको हम अवेस्ता के नाम से जानते हैं। इसी भाषा में ही फारसी लैंग्वेज के जो धर्म ग्रंथ है, उसी भाषा में लिखी गई है और उनके धर्म ग्रंथ का नाम भी अवेस्ता है। मैम, ईरानी और अवेस्ता दोनों अलग अलग लैंग्वेज है क्या? नहीं, ये जो प्राचीनतम रूप है उसको हमने अवेस्ता नाम से दिए हैं क्योंकि वो उनके धर्म ग्रंथ के नाम से आया है। जैसे हमारे संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत है तो ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में जैसे भिन्नता देखने के लिए मिलता है, मगर दोनों संस्कृत है ना। ये जी मैम। हाँ, ऐसे ही इन दोनों भाषाओं के बीच में वही संबंध है। और ये जिसको हम ईरानी बोलते हैं, वो पश्चिमी ईरानी को ईरानी के क्या प्राचीन फारसी लैंग्वेज भी कहा जाता है। मतलब फारसी और ईरानी एक है? हाँ, ये जो ईरानी लैंग्वेज हम बोलते हैं, वो उस एरिया में संपूर्ण भौगोलिक स्थान पर कही जाने वाले सारे भाषाओं को उस ईरानी भाषा के अंतर्भूत लेते हैं। उसमें क्या आ रहे हैं ना, एक है हमारा पूर्व ईरानी है जिसको हम अवेस्ता, उनके धर्म ग्रंथ होने के कारण उसका नाम, वो अति प्राचीनतम स्वरूप को हम बोल रहे हैं अवेस्ता। और जो ईरानी का जो पश्चिमी ईरानी है, वो चीज को हम बोल रहे हैं फारसी लैंग्वेज, जो आज के डेट में यूज हो रहा है। अवेस्ता को जिंदा वेस्ता भी कहा जाता है। मैम, जैन अवेस्ता पढ़ा था। जिंदा वेस्ता में मतलब क्या है ना, हम जो छंदबद्ध छंद वर्ड को, उन्होंने अवेस्ता लैंग्वेज में जिंद वर्ड को यूज करते हैं। जैसे हमारा जो ऋग्वेद प्राचीन साहित्य है, वो छंदबद्ध रूप से आता था। वही चीज जब हम अवेस्ता लैंग्वेज में देखा जाता है, उस चीज को बोलते हैं जिंदावेस्ता। जो छंद साहित्यों में वो छंदों के व्यवहार देखते हैं, उसी को बोलते हैं जिंदावेस्ता। ये पारसियों के जो मूल उनका धर्म ग्रंथ की भाषा है, वो है अवेस्ता। और जो अभी लोगों में व्यवहार हो रहे हैं, वो पारसी, पारसी से फिर आगे के लिए कई सारे लैंग्वेज आ गए हैं ना, गुजरेस, काजंद या पहालवी, बल्ची, कामिरी, ये सारे जितने सारी भाषाएं हैं, उसमें आगे आगे बढ़ते हुए अभी व्यवहार में, लोगों में व्यवहार के रूप में दिखाई दे रहा है। वो सारे भाषाओं को हम क्या बोलते हैं,
पश्चिमी ईरानी लैंग्वेज। इसमें से जो युग विभाजन गया था, इसमें प्राचीन युग में दो भाग आए थे। एक है पूर्वी ईरानी, दूसरा है पश्चिमी ईरानी। पश्चिमी ईरानी को हम प्राचीन फारसी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में भी किसी समय पर ये फारसी लैंग्वेज उनके राजभाषा के रूप में भी ईरानी या इराक, ईरान, उन स्थानों में व्यवहार हुआ करता था। ये दोनों भाषाएं, अवेस्ता हो या ईरानी हो, सॉरी ईरानी बोल रही हूँ, क्या है, फारसी हो, ये दोनों ही ईरानी भाषा में आते हैं। ठीक है। ईरानी भाषा जो है वो कई सारे भाषाओं का सम्मिश्रण रूप है। जो ईरान में बोली जाने वाली भाषा, वो उस भूखंड में वो कही जाने वाली भाषा, उसमें हमारे पाकिस्तान बोल रही हूँ, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे जो स्थान विशेष हैं, उनसे बहुत सारे एरिया उसमें आ रहे हैं। उसके जो मध्य युग में जो भाषाएं आ गई हैं, प्राचीन फारसी जो है उसको फारसी लैंग्वेज भी कहा जाता है। उसी फारसी लैंग्वेज को फिर पहलवी लैंग्वेज भी कहा जाता है। इस पहलवी लैंग्वेज या फारसी लैंग्वेज में हमारे मध्य युग में वो दो भाषाएं आते हैं, या उसका दो रूप देखने के लिए मिलता है। एक है हुज्वारिस और है पारसी। पहले क्या था ना, वो फारसी नाम से नामित होता था, और धीरे धीरे वो मध्य युग पहुंचते पहुंचते उस भाषा का नाम क्या हो गया ना, पारसी। पारसी का उसको हम पाजंद लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके स्थान के बारे में, ये जो हुज्जर लैंग्वेज है, वो सेमेटिक लैंग्वेज का शब्दावली उसमें देखने के लिए मिलता है। उससे प्रभावित होने वाली भाषा, ये सारी चीजें तो स्पष्ट हो रहा है, मगर उसका स्थान के बारे में कहीं पर कुछ इतना खास डिटेल्स नहीं दे रहा है। ये, हाँ, इसमें भी आपके किताबों में भी उसका स्थान के बारे में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, उस भाषा से प्रभावित होने वाली भाषा हमारे भारतीय गुजराती लैंग्वेज प्रभावित है करके वो दे रहा है, मगर वो किस स्थान पर कहाँ कहा जाता था उसका डिटेल्स कहीं पर नहीं मिल रहा है। और जो पारसी लैंग्वेज है, ये फारसी का जो पहलवी स्वरूप है, उस स्वरूप का परिष्कृत स्वरूप, या लोगों में व्यवहार होते होते व्यवहारिक अंश को जोड़ने वाला अंश के नाम से ही लिया जाता है। ये पूर्वी ईरान में इस भाषा का ज्यादा प्रचार प्रसार है करके पता चल रहा है। किसका ना, पारसी लैंग्वेज का। मगर वो जो हुज्जर लैंग्वेज है, उसके लिए कोई स्थानगत विशेषता कुछ उसका मिल नहीं रहा है। इसका और एक आधुनिक रूप भी है हमारे फारसी या ईरानी भाषाओं का, जिसके ऊपर हमारे अवेस्ता लैंग्वेज और प्राचीन फारसी दोनों का ही प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ये आधुनिक रूप में पश्तो लैंग्वेज, ये अफगानिस्तान में कही जाने वाली भाषा है, जो प्राचीन रूप में अवेस्ता या ईरानी लैंग्वेज या फारसी लैंग्वेज का व्यवहार होता था। इसको पश्तो बोलते हैं, इसको अफगानी भाषा भी बोलते हैं। इस भाषा के ऊपर हमारे भारतीय ध्वनि, वाक्य रचना और बलाघात इत्यादियों का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और बल्ची भी बोलते हैं। ये बल्ची जो है बेलचिस्तान की भाषा है।
व्याकरण और साहित्य दोनों ही देखने के लिए मिलता है, मगर दोनों ही बहुत निकृष्ट मान के हैं। जो ग्रामीण लोक व्यवहार, लोक भाषा, लोक चरित्र, लोक चित्रण के बारे में ही यहाँ पर उपस्थापित होने वाली भाषा है। दूसरा है कामिरी लैंग्वेज, एक है ये पामीरी भाषाएं पामीर के पठार की घाटियों में फैली हुई थी। चित्रल और हिंदू कुश पर्वत, ज्योग्राफी के आधार पर आप थोड़ा सा मैप को फॉलो करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये बोलने वाले वही इराक, ईरान, उन एरिया में ही बोली जाने वाली भाषा है। कुर्दिश लैंग्वेज भी है, जो कुर्दी में कहा जाता है। ये कुर्दिस्तान नाम के स्थान पर इस भाषा को ज्यादा कथित भाषा के रूप में ही व्यवहार किया जाता था। और आगे आ रहा है दरद भाषाएं। ये पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब के मध्य इस भाषा का व्यवहार होता है, जो संस्कृत में कश्मीर के पास देश में दरद शब्द का प्रयोग देखने के लिए मिलता था। ये दरद वर्ग के लोबार भाषा है। दर्दिस्तान ईरान के मध्य में इस भाषा की बोली जाती थी। कुछ लोग इसको पैशाची का अपभ्रंश के रूप में मानते हैं। और कश्मीर के जो कश्मीरी लैंग्वेज है कश्मीरी, उस लैंग्वेज में इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और इस भाषा में संस्कृत का भी बहुत प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ये जितनी सारी भाषाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए हैं, वो सारे हमारे क्या है ना, ईरानी लैंग्वेज को हमने क्लियर किया है। तो फिर हमारा विचारणीय विषय क्या रह गया है ना, भारतीय आर्य भाषाएं। जो भारत में जिन सारी भाषाएं देखने के लिए मिल रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में चर्चा करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो उसमें मूल स्थान पर आने वाली भाषा क्या है ना, संस्कृत ही है। जिस भाषा को आज हम लोग व्यवहार में लेते हैं या जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना। ये संस्कृत भाषा से पाली प्राकृत होते हुए अपभ्रंश भाषाओं को टच करते हुए आज के युग में भारत में व्यवहार होने वाली सारी लगभग भाषाएं, जो द्राविडियन लैंग्वेज को छोड़ के बाकी बहुत सारे 80% भाषाएं हमारे क्या है ना, ये आर्य भाषाओं में ही नामित होते हैं। काल की दृष्टि से या समय के हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारतीय आर्य भाषा का 3 भाग में विभाजन किया जाता है। क्या है ना, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्य भारतीय मध्यकालिक भारतीय आर्य भाषा, और अंतिम है आधुनिक कालिक आर्य भाषा। ये प्राचीन कालिक आर्य भाषा में हमारे मुख्य रूप से आने वाले भाषाएं क्या है ना, वैदिक संस्कृत है, और लौकिक संस्कृत है। ये संस्कृत भाषा के आधार पर ही हमारे आर्य भाषा का संपूर्ण प्राचीन काल ही समाप्त हो रहे हैं। इनके समय के हिसाब से देखा जाए 1500 ईस्वी से पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक के समय को प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का समय कहा जाता है। मध्यकालीन समय 500 ईसा पूर्व से लेकर हमारे 1000 ईस्वी तक समय को मध्यकालीन समय कहा जाता है। और आधुनिक कालिक आर्य भाषाएं हमारे 1000 ईस्वी से अभी तक
जिन सारे भाषाओं का उपयोग हमारे भारतवर्ष में हो रहे हैं, सारे भाषाओं को उपस्थापित किया जाता है। और वैदिक संस्कृत, संस्कृत के बारे में जानने के लिए वैदिक, वैदिकी, छंदस, छांदस, ये बहुत सारे नामों से इनका नामकरण किया जाता है। और यहाँ पर हमारे जो ऋग्वेद का छंदबद्ध नीति है, उसी के नाम से ही ये छंदस, छांदस के नामकरण किया गया है करके बताया जा रहा है। और ये वैदिक संस्कृत को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये वेदों को देखते हुए मानते हैं कि उस समय पर संस्कृत भाषा की जो शब्द सौष्ठवता और उनके जो साहित्य हमें देखने के लिए मिल रहा है, वो वैदिक साहित्य क्यों ना हो, उसमें जो व्याकरण का प्रयोग देखने के लिए मिल रहा है, उनमें से हमें स्पष्ट रूप से ये मिल रहा है कि उस समय पर जनभाषा के रूप में या लोगों के स्थापन करने की बोलचाल की भाषा के रूप में निश्चित रूप से संस्कृत भाषा के उपयोग होता रहा होगा। और इन भाषाओं के विशेषता को आप लोग बताएंगे, क्योंकि हमने प्रथम दिन में संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में हम लोगों ने थोड़ा चर्चा किए थे। अभी आप लोगों के लिए अवसर है, आप थोड़ा सा संस्कृत, वैदिक संस्कृत या संस्कृत भाषा का विशेषता को बताओ, फिर आगे चलेंगे। कोई है आप में से जो बता पाएगा संस्कृत भाषा की विशेषता को? चंचल? जी मैम, हाँ संस्कृत से हमारे जो स्वरतंत्र है हाँ। वो उससे मैंने सुना था कहीं पर कि हम जो मंत्र उच्चारण करते हैं, जो श्लोक उच्चारण करते हैं, उससे जो हमारे आसपास के सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। और वो हमारे शरीर के लिए जो कंपन सृष्टि होता है, उससे वायुमंडल शुद्धि होती है और हमारे शरीर को भी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इस और उसके विशेषता के लिए हम हमारे प्रथमतः किस में जाएंगे? ध्वनि के आधार पर चलते हैं। संस्कृत भाषा के ध्वनियां कितने हैं? कि हमारे मूल स्वर जो हैं, अ, आ, ई, उ, रू, लु, ये सारे ध्वनियां हमें हमारे संस्कृत, वैदिक संस्कृत में ही मिलते हैं। साथ साथ वो कई सारे संयुक्त स्वर भी मिलते हैं। क्या क्या है ना? ए, ऐ, ओ, औ। फिर उसके बाद हमारे व्यंजन स्वर भी मिलते हैं। व्यंजन स्वर में भी स्थान के हिसाब पर वर्णों का विभाजन किया जाता है। जैसे कि क, ख, ग, घ, वो तालु हमारा कंठ स्थान के उच्चार्यमान सारे ध्वनियां हैं। वैसे ही च, छ, ज, झ, ञ, ये मैं आप लोगों को एक बार बताई थी, फिर दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि आपके प्रश्न इसी के आधार पर ही आएगा। हमारे आर्य प्राचीन आर्य भाषा की विशेषता लिखो। वो ये प्रश्न मान लीजिए आ रहा है, तो आपको वो क्या पूछ रहा है, क्या लिखने के लिए आपको बोल रहा है? वैदिक कालीन संस्कृत को स्पष्ट करने के लिए या लौकिक कालीन संस्कृत को या संस्कृत को स्पष्ट करने के लिए, संस्कृत के विशेषताओं को उपस्थापित करने के लिए वो आपको अवसर दे रहा है। ये चीज को आपको क्लियर करने के लिए तो आप हमेशा हर एक चीज को कहाँ से शुरू करोगे ना? ध्वनियों के आधार पर ही स्टार्ट करोगे। ध्वनि में क्या है, क्या क्या ध्वनियां हम लोग लेते हैं, उसमें वर्ण क्या लेते हैं, उन सारे वर्णों को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, उच्चारण स्थान के हिसाब से करते हैं, उनके प्रयत्न के हिसाब से करते हैं, उस पर उसको अनुनासिक अनुनासिक के हिसाब से लेते हैं। तो हमारे जितने सारे व्यंजन है वो कहाँ कैसे उच्चारित होते हैं, वो सारी चीजों को आप लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, मूल स्वर, संयुक्त स्वर बता दी हूँ। स्पर्श में हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे वर्ग आ रहे हैं। 5 वर्ग आ रहे हैं। ये 5 वर्गों में हमारे कंठ स्थान के क, ख, ग, घ, ङ, तालव्य स्थान के च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में जो मूर्धन्य स्थान में ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, ण, दंत्य स्थान का त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ओष्ठ स्थान का प, फ, ब, भ,
म, ये सारे वर्णों को हमें उपस्थापित करना जरूरी है। साथ साथ अंतस्थ वर्णों को यरलवः, अंतस्थाः, तब सससाः, उष्माणः, विसर्ग, उपध्मानीय, जिह्वा मूल्य, ये सारी चीजों को आप लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा। किसमें ना, वैदिक संस्कृत में। और वही चीज को जब हम हमारे लौकिक संस्कृत में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, नहीं जो उपध्मानीय, जिह्वा मूल्य, लृकार, ये सबको हटा देंगे, क्योंकि लौकिक संस्कृत में उसका उपयोग नहीं होता था। उसमें उपयोग होने वाले एक है विसर्ग और एक है अनुस्वार, उन दोनों का उपयोग में लिया जाता था, उसको लिखना है। और ये जो हमारे वैदिक ध्वनि और क्या है, मूल भारतीय ध्वनि में भी कुछ कुछ जगह पर भिन्नता आती है। वो भिन्नता क्या क्या है, उन सारी चीजों को देंगे। मगर आपके पुस्तकों में वैदिक संस्कृत की विशेषताएं बहुत सारे दे रहे हैं, ये जो ध्वनियों के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। और साथ साथ उसमें क्या क्या है ना, हमारा लिंग है, तीन लिंगों का विचार होता है, तीन वचनों का भी विचार किया जाता है, और पुरुषों का विचार किया जाता है, वो सब तीन पुरुष का विचार किया जाता है। वो सारे हमारे संस्कृत भाषा के विशेषताओं के आधार पर वर्णन किया जाएगा। ये सारी चीजें आपके पुस्तकों में है, हो पाएगा ना। जी मैम। फिर आगे के लिए हम चलते हैं हमारा लौकिक संस्कृत। ये लौकिक संस्कृत में क्या है ना, लौकिक संस्कृत में हमारे बहुत सारे ऐसे ध्वनियां हैं जिन ध्वनियों को वैदिक संस्कृत में, संस्कृत से लेकर हम हमारे लौकिक संस्कृत तक नहीं लिए हैं। उसका उदाहरण मैं आप लोगों को दे रही थी ना। और हमारे लौकिक संस्कृत में आते कौन है ना, लौकिक संस्कृत में हमारे जितने सारे क्या है ना, काव्य है, रामायण काल है, रामायण काल से आगे का समय जितने सारे हैं वो हमारे लौकिक संस्कृत में आ जाएंगे। वैदिक संस्कृत में क्या क्या आएंगे ना, हमारे वेदों से लेकर उपनिषद तक जितनी सारी चीजों को हम लेते हैं, वो सारी चीजें हमारे किसमें आएंगे ना, वैदिक संस्कृत में ही आ जाएंगे। और रामायण काल से पूरे आगे के लिए हम हमारे काव्य परंपरा तक, रामायण, महाभारत, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, काव्यों का उपस्थापन यहाँ पर नहीं किया गया है। अच्छा, उसको आधुनिक संस्कृत में ले लिया होगा। उन सारी चीजों को स्पष्ट करना है। हाँ, आपके किताब में एक चीज है कि बिंदु के आधार पर दिया है, जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर क्या है। तो हमारा मुख्य अंश है कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की समानता, विशेष विषमता, इन दोनों को हमें चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ उपस्थापित नहीं है। आप लोगों के स्टडी मटेरियल में है या नहीं, आप लोग देख लेना। इसके वैदिक और लौकिक संस्कृत की समानताओं को जब चर्चा करते हैं, दोनों ही हमारे लिए श्लिष्ट युगात्मक हैं। और दोनों में प्राय सभी शब्द धातुज हैं, रूढ़ शब्दों की संख्या बहुत कम है, पद निर्माण के विधि प्राय एक है, सुप, तिंग, कृत, तद्धित इत्यादि प्रत्यय समान है, धातुओं के गण में विभाजन, नीच, सन इत्यादि प्रत्यय समान है, समान समास विधि भी दोनों में समान है, धातुओं के शब्दों का अर्थ प्राय एक ही है, दोनों में तीन लिंग, तीन वचन और तीन पुरुष हैं, वाक्य रचना शब्दों से नहीं अपितु पदों से ही होता है, दोनों में वाक्य में पदक्रम निश्चित नहीं है, दोनों में संधि होते हैं, दोनों में कारक और विभक्तियां हैं। ये हमारे वैदिक और लौकिक संस्कृत में होने वाले सारे समानताओं को हमने चर्चा की है। और दोनों में अंतर क्या है ना, वैदिक संस्कृत में ल, लह, ज्यूह मूल्य, उपध्मान्य इनका प्रयोग है, जो लौकिक संस्कृत में नहीं है। फिर लृ स्वर का प्रयोग हमारे वैदिक संस्कृत में देखने के लिए मिलता है, मगर लौकिक संस्कृत में नहीं है। उद्दत आदि स्वर का प्रयोग
वैदिक संस्कृत में मिलता है जो लौकिक संस्कृत में नहीं है। तो स्वर प्रयोग संगीतात्मक है हमारे वैदिक में, और लौकिक में वो बलाघात है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये 3 स्वर वैदिक में देखने के लिए मिलता है, किंतु लौकिक संस्कृत में प्लुत स्वर नहीं होता है। वैदिक में धातु रूपों की विविधता बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, और ये विविधता प्राय समाप्त हो गई है लौकिक संस्कृत तक पहुंचते पहुंचते। लकारों में लेट लकार वैदिक में व्यवहार होता है जो लौकिक में नहीं है। परस्मैपदी आत्मनेपदों में परिवर्तन होता है वैदिक में, जो कि निर्धारित नियम के ऊपर निर्भर करता है लौकिक संस्कृत में। पुरुष वचन विकरण लकार आदि में परिवर्तन वैदिक संस्कृत में देखने के लिए मिलता है, जो कि लौकिक संस्कृत का परिवर्तन निषिद्ध माना गया है। लॉन्ग लुंग आदि में ओट का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। कहाँ पर? वैदिक में, जो कि लौकिक में अनिवार्य है। तो संधि नियम ऐच्छिक है वैदिक में, जो संधि नियम आवश्यक है लौकिक में। उपसर्ग स्वतंत्र है वैदिक में, लौकिक में उपसर्ग कभी स्वतंत्र नहीं होते थे। ठीक है, वैसे ही कई सारे मैम वैदिक में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग है, उपसर्ग सारे स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो पाते थे, मगर वो उपसर्ग हमारे लौकिक में स्वतंत्र रूप से उपयोग होते हैं क्या? जो प्र परा अप सम अनु अब निस निर दुस दुर, ये जितने सारे उपसर्ग हम बोल रहे हैं, ये कहीं पर स्वतंत्र रूप से वाक्यों में व्यवहार होता है क्या? नहीं। नहीं मैम। प्रकृष्ट, निकृष्ट, उपचार, उपभोग, उपवसति, ये सारे जोड़ के किसी के साथ धातु हो या हमारे प्रातिपदिक के साथ जुड़ते हुए वो प्रयोग होता है। मगर वेद में क्या है ना, उपसर्ग स्वतंत्र रूप से उपयोग होने की स्वतंत्रता उनके पास थी, जो लौकिक में नहीं है। ठीक ना? ये मैं आप लोगों को लगभग 15 के आसपास से डिफरेंसेस बता दी हूँ, आप आराम से उसको लिख सकते हो। ठीक ना? इसके आगे आ रहा है हमारा क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में क्या क्या आएंगे? पाली, पाली भाषा के विशेषता वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा। पाली की विशेषता, पाली भाषा के क्या भिन्नता है, पाली भाषा क्या है, याद है या नहीं? पाली, प्राकृत, ये सारे भाषाओं को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा चर्चा करने की आवश्यकता है? आप इसको पढ़ सकते हो, नहीं होगा तो फिर मुझे बताना, क्योंकि हमने ये सारे भाषाओं को पढ़ लिए हैं। उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, संस्कृत में कैसे हैं और पाली में कैसे हैं, और हमारे प्राकृत भाषा में क्या है, प्राकृत का भी क्या क्या भेद है, वो सारी चीजों को हम लोगों ने ले ली है। उसके आगे आ रहा है क्या है ना, हमारा आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा में जो अपभ्रंश होकर विकसित होते हुए नए आधुनिक भारतीय भाषाएं निर्मित हुई हैं। सौरसेनी लैंग्वेज से पश्चिमी हिंदी, नागर रूप और राजस्थानी, गुजराती, कैसे से लहंदा, ब्राचट से सिंधी, पंजाबी, खस से पहाड़ी, महाराष्ट्र से मराठी, अर्धमागधी से पूर्व हिंदी, मागधी से बिहारी, ये बिहारी लैंग्वेज हम किसको बोल रहे हैं? भोजपुरी ना। हमने ये सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, सारे भाषाओं में क्या क्या डिफरेंस है, और उन सारे विविधताओं में भाषाओं में क्या क्या विशेषता है, और भाषा में कैसे बदलाव आ रही है, किस भाषा से कौन सी भाषा की उत्पत्ति हो रही है,
किस एरिया में इन सारे भाषाओं को उपयोग में लेते हैं, वो सारी चीजें इसमें चर्चा की गई है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, राजस्थानी, मारवाड़ी, गुजराती, मराठी, बिहारी मतलब जो भोजपुरी है क्या, भोजपुरी, मैथिली, मागधी, मागधी को आज ये मगही करके बोलते हैं, बंगाली, ओडिया, आसामी, लहंदा, सिंधी। सिंधी लैंग्वेज जो है वो क्या है ना, हमारे पंजाबी, पाकिस्तान में भी कहीं कहीं सिंधी लैंग्वेज बोली जाती है। सिंधी लैंग्वेज के लिए एरिया बता रहा है कि पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे के लोग इस भाषा को ज्यादा व्यवहार करते हैं। पहाड़ी, जो हिमाचल के बोली भाषा है, वो सारे भाषाओं को, अच्छा इसी में ये सारे भाषाओं को आप लोग पढ़ के इसको क्लियर हो सकते हो, या इसको चर्चा करना जरूरी है? सारे भाषाओं को हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। किस भाषा से किस भाषा की उत्पत्ति हुई है, वो सारे हम लोगों ने पहले से चर्चा कर चुके हैं। और भाषाओं के, इन भाषाओं में क्या क्या संबंध है, कैसे उत्पन्न होता है, और किस भाषा के ऊपर किस भाषा की प्रभाव है, वो सारी चीजें भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अभी थोड़ा सा आप लोगों का कुछ डाउट वगैरह है तो उसको डिस्कशन कर सकते हैं। ये पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, और साथ साथ हमने इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर उसी को चर्चा करने की आवश्यकता कुछ नहीं है। किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछो। मैम भोजपुरी भाषा तो थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, पर एक भाषा जो है अवधी भाषा जिसमें चौपाई लिखी गई है, हम्म हनुमान चो हनुमान चालीसा लिखी गई है, वो अवधी भाषा किससे, मैंने कुछ अवधी भाषा के बारे में कुछ खैर विचार नहीं है, वो क्या है? वो भी एक भाषा है, एक आर्य भाषा से प्रभावित होने वाली भाषा है। अवधी भाषा ये भी एक अपभ्रंश भाषा है, जो संस्कृत से अपभ्रंश होते हुए वो भाषा की उत्पत्ति हुई है। वो लोको भाषा है, उस लोको भाषा में वो काव्य लिख दिए हैं, इसलिए समझ में थोड़ा सा कम आता है, बहुत सारे लोको प्रयोग उसमें देखने के लिए मिलता है। अवधी भाषा जिसमें ये दोहा चौपाई वगैरह लिखा गया है ना। जी मैम। अरे भारत को भ्रमण करो ना करो, मगर भाषा भाषिक दृष्टि से आप लोगों की संपूर्ण भारत यात्रा हो गई है या नहीं? पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप लोगों ने भाषा के बारे में चर्चा कर ली है। इधर गुजराती से लेकर असमी लैंग्वेज तक। असम के लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, असमिया, अहमिया। चलो आपका और दो ही क्लास रहा, ये जो दो क्लास है ये आपके पढ़ा हुआ विषय को पढ़ेंगे। हाँ, आप में से कुछ लोगों को ये जिज्ञासा थी ना, लिपि, लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई है, कौन जी से मैम। लिपि किसके साथ संबंधित हैं, वो सारी चीजें हम कल चर्चा करेंगे। जी मैम। और ये जो भोजपुरी लैंग्वेज है, आप लोगों के लिए एक टास्क है।
ठीक है, कल तक आप करके आओगे। इतनी सारी भाषाओं को मैं आप लोगों को पढ़ा दी हूँ, तो संबलपुरी लैंग्वेज के किस भाषा से प्रभावित है वो आप लोग कल तक ढूंढ के लेकर आना है। मैम एक बात बोलूं, बोलो। मुझे तो संबलपुर में ज़्यादा पता नहीं, पर मैं न्यूज़ में सुन रही थी कि वो कौशली भाषा से संबंध रखती है। जो कौशल हमने एक ये जितने सारे भाषाओं का अध्ययन किए हैं वहां पर तो कहीं पर हम कौशली भाषा का नहीं पढ़े हैं। वही मैम, आपने अभी तक नहीं बताया, पर मैंने टीवी में सुना था कि कौशली भाषा एक है, इसलिए मैंने हाँ, पूछा। वो तो जरूर हमारे भारतीय भाषा परिवार की ही भाषा होगी। मगर वो जैसे हम बोल रहे हैं कि उड़िया भाषा कहाँ से आई, ना हमारे संस्कृत संस्कृत से जितने सारे पाली प्राकृत होकर भाषाएं अपभ्रंश होते हुए आए हैं, उसमें से अपभ्रंश भाषा के रूप में आई कौन सी भाषा, मागधी। मागधी से उड़िया बनी है। वैसे ही अब संबलपुरी लैंग्वेज के किस भाषा से संबलपुरी बोली हुई है, संबलपुरी बोली के लिए तो उड़िया भाषा तो है, और किस भाषा के प्रभाव से वो प्रभावित होकर वो संबलपुरी बनी है। मान लीजिए, चलो वो कोसली भाषा हम उसको बोलते हैं, संबलपुरी नहीं कोसली भाषा है। कोसली भाषा कहाँ से है, किस अपभ्रंश भाषा से बनी है, वो चीज को सर्च करके आप लोगों को आना है। ठीक है। जी मैम। हम्म ये है भाषा के ऊपर आप लोगों का रिसर्च। ओके मैम। आप सभी का एग्जाम शायद होगा जून महीने में। जी मैम। चलो ठीक है, मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों में से किसी का कुछ डाउट है। सकते हो आप लोगों के लिए, आप लोगों का लेवल का लैंग्वेज काम आप कर सकते हो, रिसर्च वाला काम। उड़ीसा में टोटल में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? संताली है, कुई लैंग्वेज है, मुंडा लैंग्वेज है। ये सारे लैंग्वेजेस हमने ये 2-4 दिन जो हम लोगों ने पढ़ाई की है, कहीं ना कहीं इन सारे भाषाओं का नाम हम लोगों ने सुने हैं, पढ़े हैं। उस भाषाओं का आप लोग ले सकते हो, ये भाषा कहाँ पर बोली जा रही है, कितने लोग इस भाषा को बोलते होंगे, और पूरे उड़ीसा में कितने। ऐसे तो बोलने के लिए हम सिंपल बोल देते हैं कि उड़ीसा का मातृभाषा क्या है ना, उड़िया है। उड्र जाति के लोग ही ये भाषा को बोलते थे, इसीलिए इसको उड़िया हम बोलते हैं। मगर उड़ीसा में भी बहुत सारी भाषाओं की विविधता है। उस चीज को सर्च करना आप लोगों का काम है। ये जो भाषा विज्ञान का एरिया है वो बहुत विस्तृत है, उसके ऊपर जितना अध्ययन होगा वो उतना कम है। एक स्टूडेंट अभी रिसर्च कर रही है, वो ओडिया लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत इम्पैक्ट ऑफ संस्कृत ग्रामर अपन ओडिया लैंग्वेज। मैम उस रिसर्च में वो क्या कर रहे हैं? हम्म वो जो रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे कहाँ हैं से कि कैसे पढ़ रहे हैं? उड़िया लैंग्वेज का ये जितने सारे तत्वों को हम लोगों ने अभी चर्चा कर रहे थे, जैसे ध्वनि है, व्याकरणगत अंश, संधि है, समास है, कृदंत है, तद्धित है,
कारक है, विभक्ति है, ये सारी चीजें हमारे उड़िया लैंग्वेज में भी है। उड़िया लैंग्वेज में उड़िया का एक चीज जानने के लिए उड़िया का अपनी व्याकरण है। ठीक है, वो व्याकरण कहाँ से बनी है? वो भी संस्कृत को फॉलो करके कर रहा है। तो वो जो संस्कृत व्याकरण से कितने प्रभावित हो गए, भाषाओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, और वो परिवर्तित होके क्या रूप बना है। उसमें हम लिंग को लेते हैं तो उड़िया भाषा में कितने लिंग का प्रयोग किया जाता है, कितने वचन का व्यवहार किया जाता है। हम हमारे भाषा में, उड़िया भाषा में जब काल परिवर्तन करते हैं, समय का परिवर्तन करते हैं, तो उसमें शब्दों में किस ध्वनि को परिवर्तित होते ही वो काल परिवर्तन हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा? ये सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जी मैम। चलो, आप लोगों को शायद और किसी का कुछ डाउट नहीं है? इप्सिता, आप हो इधर? इप्सिता, निरंजन, प्रमिला, संजय नायक, कविता शाह, सुनीता भोई, कितने लोग यहाँ पर हो? ठीक है, तो फिर क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। कल हमारा टॉपिक रहेगा भाषा शास्त्रीय अध्ययन, उसको चर्चा करेंगे। ठीक है, ये जितनी सारी भाषाओं के बारे में, भारतीय भाषा हमारे रह गई है, हमारे लोक व्यवहार आधुनिक कालिक भाषा है, उन भाषाओं को अध्ययन करो। इसको हमने चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछिएगा, कल उसका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।